1659। भैया, मुझे कौन सा हिस्सा चुनना चाहिए? छोटू 100 साम्राज्यों की जंग जीत गया था। ये सुनकर देवराज के हाथ कांपने लगे। वो अच्छी तरह जानता था कि इस खिताब के मायने क्या थे। देखा जाए तो ये खिताब पूर्वी हिस्से की नई पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धा को दिया जाता था। इससे पहले ये सिर्फ उस योद्धा को ही मिलता था जो किसी महान साम्राज्य से आया हो। गालवान साम्राज्य जैसे कमजोर साम्राज्य के योद्धा कभी इस जंग को जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि उनके लिए तो इस जंग में हिस्सा लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन गालवान साम्राज्य का एक योद्धा 100 साम्राज्य की जंग जीत गया था। ये बात देवराज की धड़कनें थामने के लिए काफी थी। एक पल दंग रहने के बाद देवराज ने भारी आवाज में सवाल किया, क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि यह सच है? तभी उस आदमी ने हड़बड़ाकर एक सुनहरी चमकदार चीज बाहर निकाली, जो असल में एक सुनहरा कागज था। उस चमकदार कागज को उसने देवराज को पकड़ा देते हुए कहा, महाराज, ये देखिए, हमें ये खबर खुद यावर दल से मिली है। देवराज ने बिना देर किए तुरंत वो कागज हासिल किया, जिसकी चमक देखकर एक पल के लिए उसके शरीर में बहती शक्तियां भी धीमी होने लगी। इससे वो समझ गया कि वो कागज वाकई किसी महान दल ने भेजा था। फिर एक पल बाद देवराज ने उसे गौर से पढ़ना शुरू किया। जब उसने वो कागज अच्छी तरह पढ़ लिया तो उसने आह भरते हुए कहा, ये लड़का ध्रुव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ भी कर सकता था। लगता है कि माहिर को इसके साथ रखने की सोच बहुत काम आई। पर एक बात तो साफ है, रायजादा कुटुंब ने पूर्वी हिस्से को एक बहुत ही खतरनाक और काबिल योद्धा दे दिया है। तभी उसके सामने खड़े आदमी ने देवराज से कहा, महाराज, हाल ही में रायजादा कुटुंब और बख्तियार दल के बीच काफी झगड़े हुए हैं। अगर ये बात उस लड़के ध्रुव तक पहुंची तो शायद। इस पर देवराज ने आंखों में यकीन के साथ कहा, नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बख्तियार दल तक खबर भिजवा दो कि आज से चारों ताकतवर दलों का नेता रायजादा कुटुंब होगा। वैसे भी शायद रायजादा कुटुंब और बाकी दलों तक ये खबर भेज दी गई होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा। राजमहल से काफी दूर बने रायजादा शहर, जो कि रायजादा कुटुंब का घर था, हर दिन की तरह शोर शराबे और भीड़ से भरा था। यह शहर साम्राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसके बीचों बीच बना था एक बड़ा सा दरबार। उस दरबार में इस वक्त रायजादा कुटुंब के बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे और सभी की नजरें नेता की कुर्सी की तरफ थी। उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो फिलहाल कहीं खोया हुआ था। ये आदमी था चंद्रभान रायजादा, जिसने खुद को संभालते हुए अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हा। उसकी ये हंसी पूरे दरबार में गूंजने लगी थी। जिसे इस तरह पागलों की तरह हंसते देख आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर बहुत हैरानी दिखने लगी, बल्कि वो देख रहे थे कि चंद्रभान इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे। इससे सभी थोड़े घबरा गए कि आखिर ऐसा क्या वाकया हो गया था, जिसके चलते दल का नेता इस तरह सदमे में चला गया। दरबार के एक किनारे पर बैठी माधिका भी ये नजारा देखकर थोड़ी घबरा गई। तभी एक बुजुर्ग ने कुछ सोचते हुए कहा, नेता, क्या ये सब बख्तियार दल की कोई हरकत की वजह से हो रहा है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कुछ क्यों न कर लें, हमारे रायजादा कुटुंब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर बख्तियार दल ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया तो हम भी मरते दम तक उनसे लड़ेंगे। ये सुनकर चंद्रभान उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगा, जिसके बाद उसने अपनी हंसी धीरे धीरे रोकनी शुरू की। फिर आंखों से निकलते आंसू पोंछकर उसने रूहान सी आवाज में कहा, बुजुर्गों, आप लोगों को अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे से बख्तियार दल हमारे रायजादा कुटुंब के खिलाफ कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं करेगा। 100 साम्राज्यों की जंग खत्म हो गई है। 100 साम्राज्यों की जंग का जिक्र सुनते ही अचानक से दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। लेकिन जब उन्हें कुछ समझ आने लगा तो सभी के चेहरों की परेशानी बेहिसाब खुशी में बदल गई, जिसके साथ ही सभी ने पूछा, नेता, क्या हमारे रायजादा कुटुंब का कोई योद्धा महान दल में चुन लिया गया है? इस पर एक पल खामोश रहने के बाद चंद्रभान ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसके ऐसा करते ही दरबार में हंगामा मच गया और हर कोई खुशी के मारे चीखता चिल्लाता नजर आने लगा। इस दौरान लोगों के बीच बातें भी शुरू हो गईं। ये जरूर हमारा क्रमश ही होगा। पूरे कुटुंब में वही इकलौता तो है जो ऐसा कुछ कर सकता है। वहीं दरबार के किनारे पर बैठी माधिका मजबूरी में आह भरने लगी। उसे भी लगने लगा कि शायद क्रमश ने छोटू को मुकाबले में हरा दिया था। इतने में दरबार में मौजूद लोगों को चंद्रभान की आवाज सुनाई पड़ी, साथियों, कोई ऐसा वैसा दल नहीं, हमारे कुटुंब का लड़का 8 महान दलों में से एक में गया है, जिसका नाम है यावर दल। 100 साम्राज्यों की जंग में इस लड़के ने बाकी सभी साम्राज्यों से आए योद्धाओं की खटिया खड़ी कर दी और जंग जीतने वाले का खिताब अपने नाम किया। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि ध्रुव रायजादा है। चंद्रभान ने इतना कहा ही था कि एक झटके में दरबार में रखी कुछ कुर्सियां टूट गईं। बहुत से लोग जमीन पर गिर गए जो वहीं पड़े रहे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रभान कोई मजाक तो नहीं कर रहा था। 8 महान दलों में से एक यावर दल ने जिस योद्धा को अपने साथ शामिल किया था वो ध्रुव रायजादा था, यानी बिलोबा शहर में रहने वाले दूर के परिवार का बेटा। वहीं माधिका का मुंह तो हैरानी में खुला का खुला रह गया, क्योंकि खुद वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर छोटू ने ऐसा कैसे कर दिखाया था। धीरे धीरे उसे वो पल याद आने लगा जब प्राचीन समाधि की शक्तियों के सामने एक लड़का खून से लथपथ था, लेकिन अपनी जिद के चलते आगे बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ साल में वो लड़का अब पूरी तरह बदलकर एक ताकतवर योद्धा बन गया था। तभी चंद्रभान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने सभी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अभी के अभी बिलोबा शहर तक खबर भिजवा दो कि राजदान को रायजादा कुटुंब का पहला बुजुर्ग बनाया जाता है और साथ ही दीपराज, वनराज और बाकियों को भी हमारे कुटुंब का बुजुर्ग बनाया जाता है। एक बात और,
अगर किसी ने भी बिलोबा शहर के हमारे परिवार के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था, जिसमें हर कोई चंद्रभान के चेहरे को देखता जा रहा था। कुटुंब में ऐसे बहुत से बुजुर्ग थे जो बिलोबा शहर के परिवार से काफी चिढ़ते थे, लेकिन फिलहाल वो सभी बुजुर्ग अपना मुंह बंद रखने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। एक तरह से पूरे रायजादा कुटुंब का सबसे ताकतवर परिवार बिलोबा शहर का परिवार हो गया था। और तो और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे गालवान साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी परिवार छोटू का परिवार बनने वाला था। देखते ही देखते छोटू के 100 साम्राज्यों की जंग जीतने की खबर आग की तरह पूरे साम्राज्य में फैलती गई। साम्राज्य के हर हिस्से के लोग इस खबर से दंग रह गए थे। वहीं बिलोबा शहर के रायजादा परिवार के लिए तो आने वाले कुछ दिन शोर शराबे में बीतने लगे। हर तरफ से लोग उन्हें बधाई देने आ रहे थे, जिससे रायजादा परिवार को थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। इस दौरान एक कमरे में दीपराज बैठा हुआ था और वो एक बिस्तर की तरफ देखता जा रहा था। ये वही बिस्तर था जहां उसका बेटा छोटू सोया करता था। तभी दीपराज को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर जब उसने पलटकर देखा तो उसे अपना भाई वनराज नजर आया। वनराज ने दीपराज को देखकर उससे कहा, तुम पूरे एक दिन से यहाँ हो दीपराज, क्या तुम इस बिस्तर को देखते देखते थक नहीं गए? इस पर दीपराज ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, पिताजी और बाकी लोगों का तो मुंह बंद नहीं हो रहा होगा। मेरा पोता करके सभी की बधाइयां बटोर रहे होंगे। हाँ, सच में हमारे ध्रुव ने तो कमाल ही कर दिया। यकीन नहीं होता कि वो इतना आगे निकल गया। लेकिन बेचारे बच्चे को इस सफर में कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। वहीं अपने भाई को थोड़ा जज्बाती होते देख वनराज उसके करीब आए और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे अब वो बच्चा नहीं रहा, अच्छे अच्छों का बाप बन गया है। उसके कंधे बोझ उठाने के लिए बने हैं। तू पहले ही कहता था कि ध्रुव केवल इस साम्राज्य के लिए नहीं बना है, वो तो खुले आसमान का पंछी है जिसे कोई साम्राज्य बांधकर नहीं रख सकता। फक्र है मुझे ऐसे भतीजे पर। इतने में दीपराज ने आह भरते हुए कहा, मेरे दोनों बच्चों को ही कोई बांधकर नहीं रख सकता। पता नहीं गुड़िया कहाँ होगी, कैसे होगी। ध्रुव के जाने के बाद वो भी ना जाने कहाँ चली गई। बस उम्मीद करता हूँ कि वो जहां भी हो सही सलामत हो। हमने कितनी कोशिश की थी उसे ढूंढने की, लेकिन नाकाम रहे। ये कहते वक्त दीपराज की आंखों में थोड़ी मायूसी नजर आने लगी, जिसे देखकर उसके भाई ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, फिक्र मत कर, गुड़िया को भी कुछ नहीं होगा। आखिर वो हमारे रायजादा परिवार की लड़की है। शेर भी उसके सामने बिल्ली में बदल जाएगा। हाँ। वहीं उस जगह से मीलों दूर एक बहुत बड़ा इलाका था जो कोहरे से ढका हुआ था। उस जगह का नाम था यावर इलाका। यही वो जगह थी जहां बसता था 8 महान दलों में से एक यावर दल। ये इलाका इतना बड़ा था कि इसमें हजारों साम्राज्य मौजूद थे। ये सभी साम्राज्य यावर दल को ही अपना मसीहा मानते थे। इस इलाके की गहराई में बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका था, जहां ढेर सारे पहाड़ एक दूसरे से जुड़े नजर आते थे। इन पहाड़ों पर गौर करने पर किसी को वहां ढेर सारी इमारतें भी नजर आने लगती। इतने में गहरे हिस्से में आसमान धुंधलाने लगा और एक बहुत बड़ा रोशनी का पर्दा वहां नजर आया। वो पर्दा हजारों फुट बड़ा था, जिसके दूसरी तरफ ढेर सारे महल नजर आ रहे थे। तभी अचानक उस पर्दे के सामने की धुंधली जगह से ढेर सारी रोशनी निकलने लगी, जो देखते ही देखते एक निशान में बदल गई। उस निशान के अंदर बहुत से लोग बाहर आते हुए नजर आने लगे, जो बाहर आते ही खुले मुंह के साथ उस बड़े से पर्दे को देख रहे थे। इन लोगों में जो योद्धा सबसे आगे था वो था छोटू। छोटू भी वो नजारा देखकर दंग रह गया था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को काबू किया। फिर उसकी नजर पर्दे की दूसरी तरफ दिखती इमारतों पर पड़ी, जिनसे प्राचीन शक्ति महसूस की जा सकती थी। तभी वीरांग वहां आए योद्धाओं की हैरानी को देखने लगा, जिसके बाद उसने सभी से कहा, हाँ, स्वागत है तुम लोगों का यावर दल में। चलो अब हम इस पर्दे के दूसरी तरफ चलते हैं। ध्यान रहे कि अभी भी तुम लोग हमारे दल के सच्चे शिष्य नहीं हुए हो, इसलिए यहां वहां घूमने मत लगना, नहीं तो तुम्हें सजा मिल सकती है। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे किया, जिसके साथ ही वो बड़ा सा पर्दा कांपने लगा। इस कंपकंपी से छोटू को समझ आ रहा था कि यावर दल का वो बचाव कवच जो किसी पर्दे जैसा दिख रहा था कितना ज्यादा मजबूत था। तभी छोटू के बगल में खड़े ध्रुव शौर्य ने गौर से उस पर्दे को देखते हुए कहा, इस पर्दे में एक बहुत ही खास तकनीक इस्तेमाल की गई है छोटू। ये तकनीक शायद यावर दल की खास तकनीक होगी। इसके सामने कोई परमजीव योद्धा तक मजबूर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सभी लोग वीरांग के पीछे चलते हुए उस पर्दे की दूसरी तरफ पहुंच गए। अंदर जाते ही छोटू ने वहां की शक्तियों को महसूस किया, जिसे महसूस कर उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। भैया, इस जगह की कुदरती शक्तियां तो बाहर की दुनिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। जिस दौरान छोटू और बाकी लोग पर्दे से अंदर जा रहे थे, उतने में आसमान में अचानक ढेर सारी रोशनियां नजर आने लगीं। वो सभी तेजी से छोटू और बाकियों के ऊपर पहुंची और छोटू ने देखा कि वो सभी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। छोटू और बाकी सभी लोगों को देखने के बाद इन लाल कपड़े वालों की नजर वीरांग पर पड़ी। वीरांग को देखने पर उनके चेहरे पर सुकून नजर आया कि तभी वीरांग ने बाकियों की तरफ इशारा करते हुए लाल कपड़े वालों से कहा, इनसे मिलो। ये हैं 100 साम्राज्यों की जंग से चुने गए योद्धा। अब जाकर लाल कपड़े वालों को समझ आने लगा कि आखिर वो अनजान लोग कौन थे जो उनके दल में वीरांग के साथ आए थे। छोटू ने भी गौर से इन लोगों की तरफ देखा और उसे समझ आने लगा कि वो लोग बहुत ताकतवर थे। इस एहसास के साथ ही उसने मन में कहा, जैसी मुझे उम्मीद थी, यावर दल की रखवाली करने वाले योद्धा तक इतने ताकतवर हैं। इनकी शक्तियां आसानी से 5वें पड़ाव के निर्वाण जितनी तो हैं। भले ही वो सभी बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी शक्तियों को महसूस कर छोटू को कोई परेशानी नहीं हुई। वो जानता था कि मौजूदा काबिलियत के हिसाब से वो किसी 6ठे पड़ाव के निर्वाण तक से टकरा सकता था। जब वो सभी रखवाली करने वाले योद्धा
100 साम्राज्यों की जंग से आए योद्धाओं को देखने लगे तो उनकी नजर छोटू, ध्रुव और निंजा पर आकर रुकी। वो लोग भी महसूस कर पा रहे थे कि छोटू और उसके साथी काफी ज्यादा ताकतवर थे। इतने में लाल कपड़े वाले एक लड़के ने इज्जत भरी आवाज के साथ वीरांग से कहा, बुजुर्ग वीरांग, इन लोगों को आप दरबार की तरफ ले जाइए। बाकी तीनों बुजुर्ग वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनने पर वीरांग के चेहरे पर हल्की खींच नजर आई, जिसके साथ उसने कहा, हद होती है। वो तीनों इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों से मिलने के लिए। इनके आते ही साथ वो इन्हें काम पर लगा देना चाहते हैं। हाँ, ऐसे बूढ़े लोगों को तो ज्यादा जीना ही नहीं चाहिए। वहीं वीरांग को इस तरह बात करते देख लाल कपड़े वाले योद्धा मजबूरी में अपने सिर नीचे करने लगे। तभी वीरांग ने हाथ लहराते हुए उनसे कहा, चलो जाओ यहाँ से, मुझे अच्छी तरह पता है कि आगे क्या करना है। उसके बाद वीरांग ने अपने पीछे खड़े लोगों को भी इशारा किया और वे सभी आगे बढ़ने लगे। छोटू ने देखा कि वीरांग के चेहरे पर एक अजीब सी खींच थी, लेकिन छोटू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह खींच किस बात की थी। इतने में वीरांग ने चलते चलते सभी को बताना शुरू किया, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। हमारे यावर दल में कुल मिलाकर 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्सों के नाम हैं गगन, धरती, पानी और शून्य। इन चारों हिस्सों में सबसे ताकतवर आसमान को माना जाता है, जिसके बाद धरती आता है। सबसे कमजोर शून्य को माना जाता है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। हम सबसे कमजोर नहीं हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, शून्य हिस्से की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं ही इस हिस्से का सचिव हूँ। हर बार यावर दल में आने वाले योद्धा चारों में से एक हिस्सा चुनते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे हिस्से को सबसे कमजोर माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग आसमान और धरती हिस्से को चुनते हैं। बेवकूफ होते हैं।